brought to you by Infinix. इनफिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो कतई लल्लन टॉप व्यक्ति हैं। ऐसे परिवार से आते हैं जिसकी विदेश नीति में महारत है, खुद भी भारतीय विदेश सेवा का हिस्सा रहे और फिर जिसको कहते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री। 2019 में नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में आते हैं और विदेश मंत्री के तौर पर पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर आते हैं। आप कहेंगे भैया लल्लन टॉप आज ये विदेश मंत्री की इतनी तारीफ क्यों? क्योंकि भारत से जुड़े सभी एक्सपर्ट्स जो सरकार की विदेश नीति की आलोचना भी करते हैं ज़रूरत पड़ने पर और पीठ भी थपथपाते हैं, सब एक स्वर में कह रहे हैं कि ये जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मीटिंग हुई और उसके सिलसिले में जयशंकर का जो 10-11 दिन का दौरा रहा वो भारत की विदेश नीति की दृष्टि से बहुत सफल रहा। पर ये तो एक वाक्य हो गया, कोई भी कह सकता है, इसलिए हमें विस्तार से समझना चाहिए कि इसे इतना सफल क्यों कहा जा रहा है। जयशंकर ने किससे किससे मुलाकात की, क्योंकि सारी खबरें यहाँ मुकम्मल ढंग से नहीं आ पाती हैं। किन देशों से मिले, किन संगठनों से मिले, किस एजेंडा पर बात हुई और चीन और अमेरिका समेत किन विषयों पर ऐसे बयान दिए गए जो आगे आने वाले कई दशकों में भारत के स्टैंड के तौर पर कोट किए जाएंगे। अब इसी बात को थोड़ा अलंकृत भाषा में कैसे कहेंगे? 2 शहर, 11 दिन, 50 से ज्यादा बैठकें और दर्जनों संबोधन, पश्चिमी देशों के एकाधिकार को सीधी चुनौती भी और हर जरूरी मुद्दे पर 2 टूक। ये भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी और भारत के मौजूदा विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के अमेरिकी दौरे का हासिल है। जयशंकर का ये दौरा 28 सितंबर को खत्म हो रहा है, तो आज हम समझेंगे जयशंकर के इस दौरे का हासिल क्या रहा, किन बड़े मंचों पर उन्होंने भारत का पक्ष रखा, साथ में दिखाएंगे उनके कुछ चर्चित भाषण हिंदी अनुवाद के साथ और जानेंगे इन पर चर्चा क्यों हुई। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम देख रहे हैं जिसका नाम है दुनियादारी। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, शॉर्ट में कहते हैं UNGA, इसकी सालाना बैठक को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक जमावड़ा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वजह, UN के कुल मेंबर 193, ये सब जनरल असेंबली का हिस्सा है। इसके अलावा वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन को ऑब्जर्वर स्टेट्स का दर्जा मिला हुआ है, यानी शायद ही कोई ऐसा मंच हो जहां 195 देश एक साथ बैठकर किसी मुद्दे पर चर्चा करें। इसीलिए हमने दुनियादारी के एक एपिसोड में UNGA के बारे में, इसके एजेंडा, इसके तमाम अंगों के बारे में विस्तार से बताया था। अगर आपकी GK में, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दिलचस्पी है या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको भरोसा है कि समय से वो एग्जाम हो जाएंगे, उसका रिजल्ट भी आएगा और कोई सॉल्वर गैंग नहीं पकड़ा जाएगा, तो आपको ये एपिसोड जरूर देखना चाहिए। इस बार की UNGA समिट कई मामलों में असाधारण थी। पहली चीज, ये समिट रूस यूक्रेन युद्ध, अनाज का संकट और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों के बीच हो रही थी। और दूसरी चीज, 2 बरस के बाद सारे मेंबर देश आमने सामने बैठे थे, क्योंकि कोरोना के चलते 2020 और 2021 की UNGA समिट वर्चुअल माध्यम से हुई थी। जैसे तुम लोग जूम मीटिंग पे ऑफिस निपटाते हो ना, वैसे ही। आमतौर पर सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के मुखिया UNGA में भाषण देने जाते हैं। इस लिहाज से भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए था। फिर पता चला कि भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री की जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। 17 सितंबर को विदेश मंत्रालय ने जयशंकर के अमेरिकी दौरे का शेड्यूल जारी किया। इसमें बताया गया कि वो 18 सितंबर को वहां पहुंच जाएंगे और 28 सितंबर तक रहेंगे। अब UNGA में तो भारत के बोलने की बारी 24 सितंबर को आने वाली थी, तो एक हफ्ता पहले मंत्री जी क्यों पहुंच रहे थे? बाकी वक्त में करने क्या वाले थे? इसका जवाब जल्द ही मिल गया। जयशंकर के अमेरिकी दौरे का पहला पड़ाव 19 सितंबर की तारीख को न्यूयॉर्क में हुआ और पहली बैठक हुई CELAC के नेताओं के साथ। अब ये CELAC क्या है? CELAC का फुल फॉर्म है कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन स्टेट्स। कुल 32 देश इसके सदस्य हैं। CELAC की स्थापना 2010 में की गई थी। अब आंकड़ों से इस देशों के समूह की ताकत समझें तो ये दुनिया का सबसे नंबर के हिसाब से 3रे नंबर पर इकोनॉमी में आता है। बिजली उत्पादन की बात करें तब भी दुनिया में ये 3रे नंबर पर है देशों का समूह, और अनाज पैदा करने में यह है पूरी दुनिया में नंबर 1 CELAC देशों का समूह। और चिंता की बात भारत के लिए, लैटिन अमेरिका में यानी इन CELAC के देशों में चीन का इन्वेस्टमेंट पिछले कुछ वक्त से लगातार बढ़ रहा है और भारत, उसने CELAC के साथ पिछली बैठक की थी 2017 में, यानी 5 साल का गैप हो गया।
तो न्यूयॉर्क में हुई इस बैठक के जरिए भारत ने इस खाई को पाटने की कोशिश की और अगले ही बरस यानी 2023 में इंडिया सीलेक फोरम की बैठक भी तय हुई है। एस जयशंकर के साथ हुई बैठक में सीलेक के 4 महत्वपूर्ण देश अर्जेंटीना, ग्वाटेमाला, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और कोलंबिया ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। बायलैटरल भी बातें होती हैं। इसके अलावा जयशंकर ने और देशों के विदेश मंत्रियों से भी मुलाकात की और न्यूयॉर्क में आखिरी मीटिंग जो हुई वो हुई यूएनजीए के, जो बताया अभी, जनरल असेंबली, उसके प्रेसिडेंट साबा कोरोसी से। जयशंकर ने भारत का स्टैंड दोहराया कि हम जनरल असेंबली को ताकतवर और जिम्मेदार बनाने के लिए पूरा सपोर्ट देंगे। अब ये द्विपक्षीय बैठक दूसरे दिन भी चली, छुट्टी नहीं चल रही थी। दूसरे दिन के आखिर में हमारी मुलाकात हुई फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से। उन्होंने जयशंकर के लिए डिनर का आयोजन किया। इस दौरान रूस यूक्रेन युद्ध और G20 के महत्व पर भी चर्चा हुई। 21 सितंबर, तीसरा दिन। इस दिन जयशंकर को प्रतिष्ठित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए बुलाया गया और उनका जो सेशन था उसे मॉडरेट कर रहे थे नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। पनगड़िया साहब अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ही बतौर प्रोफेसर काम कर रहे हैं। इस सेशन के दौरान हमारे विदेश मंत्री ने भारत चीन संबंध, भारत अमेरिका संबंध, वोट बैंक पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सीट समेत कई सवालों पर खुलकर अपनी बात रखी। पर सुर्खी बनी जब चीन के मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्री बोले, सुनिए। In our times, the biggest change we have seen in the world is the rise of China. No question about it. Okay. Now, what that has done so far is it has, because of the comparison, it has, in a sense, shall I say, mitigated somewhat the dramatic rise of India, which is a point which Professor Panagaria was, in a sense, also making. That if you evaluate India on its own merits, how much we have progressed, the growth rate which he was speaking about is fantastic. But then you have China, which has risen faster, more dramatically in the same time span. The issue for us today is how do two rising powers in absolute proximity to each other. जयशंकर ने इसी दौरान भारत की 3 बड़ी घटनाएं गिनाई जो भारत को गलत दिशा में ले गई। यानी हम अपनी विदेश नीति के बड़े पैराडाइम शिफ्ट के बारे में बात कर रहे थे और लूप होल्स के बारे में। पहली बात, देश का विभाजन। दूसरी बात, न्यूक्लियर का ऑप्शन बरतने में देरी। और तीसरा, देरी से किया गया आर्थिक सुधार। क्या कहा जयशंकर ने, एग्जैक्ट उनके शब्दों में सुनते हैं। There were 3 big things which went wrong for us. One was, of course, at the start, the partition. The second was the delay in exercising the nuclear option. And the third was the delay in the economic reforms. So, China not only did not get partitioned, actually China grew in this period territorially. China exercised its nuclear option early, 1964. We did a half-hearted move in 74. We did it, but we didn't do it. So we had to do it all over again in 98. And that's, 74 was tough enough, but by the time you stretched it to 98, you actually created a big burden on yourself and also allowed Pakistan to catch up in that period. And of course, for me, the most serious was really the economic reform, because if you look, China, you can say, embarked on its economic reform pretty much after Mao died. So by 1980-79, China was very clearly set on a course of economic reform. फिर बात आई अमेरिका के साथ भारत के कूटनीतिक संबंधों की, और यहां भी विदेश मंत्री ने कहा कि आजादी से लेकर 2000 के दशक तक भारत अमेरिका को शंका की नजर से देखता रहा, जिसके चलते दोनों देशों में दूरी बरकरार रही। प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद से यह स्थिति बदली है, क्योंकि वो विचारधारा का बोझ लेकर नहीं चलते। 22 सितंबर को विदेश मंत्री ने इब्सा की 10वीं मिनिस्ट्रियल समिट में हिस्सा लिया। एक और एब्रिविएशन आ गया, फुल फॉर्म जान लीजिए। इब्सा मतलब इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, 3 देशों का समूह। आई फॉर इंडिया, बी फॉर ब्राजील एंड ऐसे मतलब साउथ अफ्रीका। इब्सा की शुरुआत 2003 में हुई।
इस गुट में शामिल सदस्य सबसे तेजी से उभरती दुनिया की अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। इस बार की बैठक में 3 एजेंडे थे। पहला, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत और ब्राजील की स्थायी सदस्यता पर चर्चा। दूसरा, G20 की अध्यक्षता। हम जानते हैं 2023 में भारत G20 का अध्यक्ष रहेगा और 2024 में ये जिम्मेदारी ब्राजील के पास पहुंचेगी। जाहिर सी बात है, ये सभी देश G20 का हिस्सा हैं। इसके अलावा कुछ नई योजनाओं पर भी बात हुई। अब से तीनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग भी होती रहेगी। पहली मीटिंग अभी जो इस बरस के कुछ महीने बचे हैं, इन्हीं में से किसी महीने में होगी। तारीख अभी तय नहीं है। हम बात कर रहे थे जयशंकर के दौरे की कैलेंडर डेट के हिसाब से 22 सितंबर को ही यूक्रेन पर सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई गई। इसमें भी विदेश मंत्री पहुंचे, भारत का पक्ष रखा। जब उनके बोलने की बारी आई तो उन्होंने नाम लिए बिना चीन की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, जिम्मेदारी तय करने के रास्ते में राजनीति को कभी नहीं आना चाहिए। ऐसा होना दुखद है। जब दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों पर प्रतिबंध लगाने की बात आती है, इसी सदन में कुछ देश राजनीति करने लगते हैं। हम जानते हैं कि चीन ने हाल ही में 26/11 हमले के मास्टरमाइंड साजिद मीर पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पर वीटो कर दिया था। वो इससे पहले मसूद अजहर के मामले में भी ऐसा कर चुका है। यानी चीन पाकिस्तानी आतंकवादियों का, जिनके ऊपर सीधे आरोप है साक्ष्य समेत, भारत में आतंकवादी गतिविधियां करने का, उनको ग्लोबल फोरम पर बचाता है। अगली तारीख पर पहुंचते हैं 23 सितंबर। इस दिन जयशंकर ने मोदी एट 20 नामक किताब पर डिस्कशन में हिस्सा लिया। इसमें उन्होंने मोदी के साथ अपने अनुभव की कहानियां सुनाई। उसी रोज ब्रिक्स और क्वाड के नेताओं के साथ भी औपचारिक मीटिंग हुई। ब्रिक्स में कौन कौन है? ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। जबकि क्वाड में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है। इन सब विषयों पर हम विस्तार से दुनियादारी की मास्टर क्लास कर चुके हैं। आप कहेंगे तो फिर मास्टर क्लास बंद क्यों कर दी? हम कहेंगे कि मास्टर क्लास जल्द ही अपने नए अवतार में आपके सामने आएगी। पहले ये वीकली शो होता था, अब ये रोजाना का शो होगा। पहले इसमें सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर खबरें होती थी, अब इसमें कोई देसी मामला है यानी नेशनल अफेयर्स का मामला है तो उस पर भी विस्तार से आपकी क्लास लगाई जाएगी। मतलब क्लास टीचर लगाएंगे, हम आप तक पहुंचाएंगे। पर फिलहाल हम जयशंकर के दौरे से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। हम 23 सितंबर तक आ गए थे, अब 24 सितंबर की बारी। इस दिन यूएनजीए में भारत को बोलना था, सबकी नजर वहीं। जयशंकर ने जनरल असेंबली को संबोधित किया। यूक्रेन वॉर, यूएन रिफॉर्म, पड़ोसी देशों में भेजी मदद समेत कई मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा। कहा कि भारत शांति का पक्षधर है, हमेशा रहेगा। हम उनकी तरफ हैं जो यूएन चार्टर, उसके बुनियादी सिद्धांतों का सम्मान करते हैं। हम उनकी तरफ हैं जो बातचीत और कूटनीति के जरिए रास्ता निकालने की बात करते हैं। हम उनकी तरफ हैं जो अनाज, ईंधन और खाद के बढ़ते दामों के चलते संघर्ष कर रहे हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के विस्तार पर उन्होंने कहा कि एक ऐसे गुट में समूचे महाद्वीप और इलाके को नजरअंदाज करना अन्याय है जो उन देशों की नियति तय करता है। जयशंकर ने क्लाइमेट चेंज को लेकर भी भारत की मुहिम का बखान किया, पक्ष रखा। भारत के पड़ोस में चल रहे संकटों में भारत की मदद पर भी बात हुई। भारत ने हाल के महीनों में श्रीलंका, अफगानिस्तान और म्यांमार को अनाज और ईंधन की मदद भेजी है। सुनिए। India is on the side of peace and will remain firmly there. We are on the side that respects the UN Charter and its founding principles. We are on the side that calls for dialogue and diplomacy as the only way out. We are on the side of those struggling to make ends meet, even as they stare at the escalating costs of food, of fuel and fertilizers. As the chair of the Counter-Terrorism Committee this year, India would be hosting its special meeting in Mumbai and New Delhi. I invite all member states to participate in it. यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात के बाद जयशंकर के अमेरिकी दौरे का पहला चरण खत्म हो गया। फिर 25 सितंबर को वो पहुंचे वॉशिंगटन डीसी और यहां से दूसरा फेज शुरू हुआ। विदेश मंत्रालय की प्रेस रिलीज के मुताबिक इस फेज में जयशंकर का फोकस भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत बनाने पर रहने वाला था। इस क्रम में 26 सितंबर को उन्होंने अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की। मीटिंग में रूस यूक्रेन युद्ध, इंडो पैसिफिक समंदर की चुनौतियों और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। 26 सितंबर को एक और वाकया हुआ। जयशंकर ने इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को संबोधित किया। इस दौरान अमेरिकी मीडिया पर भारत की गलत छवि दिखाने की बात निकली तो जयशंकर बोले कि मैं मीडिया को देखता हूं, ऐसे अखबार हैं जिन्हें आप भी जानते हैं। एक अखबार तो इसी शहर का है, वॉशिंगटन पोस्ट।
इसी दौरान कश्मीर के मुद्दे पर भी सवाल पूछा गया तो जयशंकर ने कहा कि अगर कोई आतंकी घटना होती है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मरने वाला शख्स किस धर्म का है। अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान के F-16 विमान बेड़े के रखरखाव के लिए 3600 करोड़ रुपए की रकम जारी की है। जब इससे जुड़ा सवाल पूछा गया तो जयशंकर बोले, अमेरिका को एक बार सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ उसके संबंधों से उसे हासिल क्या हुआ। आप देखिए, ये अमेरिका की राजधानी में बयान दिया जा रहा था अमेरिकी प्रेस को। अमेरिका को यह भी सोचना चाहिए कि ये विमान कैसे हैं और इनको कहां तैनात किया जाना है। अमेरिका और पाकिस्तान का रिश्ता किसी काम का नहीं है। इस रिश्ते में दूर दूर तक ना तो पाकिस्तान और ना ही अमेरिका के लोगों का हित नजर आता है। ये सबको पता है कि पाकिस्तान अपने F-16 जेट्स कहां तैनात करेगा। फिर 27 सितंबर को जयशंकर अपने अमेरिकी समकक्ष यानी अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन से मिले। मीटिंग के बाद दोनों नेताओं ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने बढ़ती तेल की कीमतों पर चिंता जाहिर की। कहा, हमारी अर्थव्यवस्था लगभग $2000 प्रति व्यक्ति की है। तेल की कीमत हमारी कमर तोड़ रही है। इस दौरान जयशंकर ने भारतीयों को अमेरिका का वीजा मिलने में देरी का मुद्दा भी उठाया, जिसके जवाब में ब्लिंकन ने कहा कि वीजा में देरी कोविड की वजह से हुई। 2020 के बाद से ही पूरी दुनिया में वीजा पर विराम लगा दिया गया था। अब हम इसे जल्द से जल्द सुलझाने का काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स हैं कि कई भारतीयों को अमेरिकी वीजा के लिए अप्लाई किए हुए 2 साल से लंबा वक्त हो चुका है, लेकिन उन्हें वीजा नहीं मिला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्लिंकन ने पाकिस्तान के साथ हुई F-16 डील पर भी जवाब दिया। कहा कि पाकिस्तान को अपने देश के भीतर और अफगानिस्तान के आतंकियों से खतरा है। पाकिस्तान को कोई नया प्लेन नहीं दिया जा रहा। जो जेट्स पहले से हैं उनके रखरखाव की ही बात चल रही है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका भारत के साथ संतुलन बनाने के इरादे से ऐसा कर रहा है। अमेरिका के प्रतिबंध के बावजूद भारत ने रूस से हथियारों की खरीद जारी रखी है। इस बाबत जयशंकर से पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमारे पास अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार चुनाव करने का अधिकार है। Something we tried about 2 decades, 15 years ago. It didn't work. And it is working very well today, and it's doing, it's grown remarkably in the course of the last 2 years. So I think for us today the relationship with the US opens up a whole range of possibilities. We have taken the position privately, publicly, confidentially, consistently from February 24th that this conflict is not in anybody's interest. And we've always advocated that the best way forward is to return to dialogue and diplomacy. दौरे के अंतिम चरण में जयशंकर बिजनेस लीडर से मुलाकात करेंगे, फिर भारत वापस लौटेंगे, फिर एक नए मिशन के लिए तैयार होने के वास्ते। देश दुनिया की बाकी हलचल और देश दुनिया में कैसे नजर आ रहा है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ और देखते रहिए दुनियादारी। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।